ठीक, तो वीडियो थोड़ा बंद हो गया था, ठीक, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना वहीं से स्टार्ट किया है दूसरा। ठीक, तो लिखो प्रतिक्रिया में लिखना है, प्रतिक्रियाशीलता में लिखना है वातावरण के परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। वातावरणों के परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ये शरीर के बाहर के वातावरण में भी होते हैं। ये शरीर के बाहर के वातावरण में भी होते हैं, जैसे ताप, दाब, प्रकाश, स्पर्श, ध्वनि। ठीक, और स्वयं शरीर के भीतर भी होते हैं, जैसे भूख, पीड़ा, प्यास। ठीक, इसमें इतना ही लिखना है। अब जो आगे जो आपका टॉपिक है, हेडिंग है अनुकूलन। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अनुकूलन। ठीक, तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्पकालीन अनुकूलन, दूसरा होता है दीर्घकालीन अनुकूलन। ठीक, देखो अल्पकालिक अनुकूलन क्या होता है? ये वंशागत नहीं होता, मतलब जेनेटिक नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। ठीक, तो अल्पकालिक अनुकूलन उसे कहते हैं। अब देखो अल्पकालिक अनुकूलन में दो प्रकार की प्रोसेस आती है, एक तो गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा प्रकाशानुवर्तन। ठीक, गुरुत्वानुवर्तन क्या कहलाता है कि सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ग्रोथ करते हैं। चाहे हम उन्हें कहीं भी रख दें, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ग्रोथ करेंगे। जैसे हमने कोई गमला लिया, ठीक, गमले को हमने तिरछा लेटा दिया, इसमें अगर कोई पौधा लगा है तो पहले तो वो सीधा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ही ग्रोथ करेगा। ठीक, सीधा नहीं जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा। ये होता है गुरुत्वानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन क्या कहलाता है? इसमें क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते हैं, जहाँ पर प्रकाश होता है वो उसी साइड वो ग्रोथ करते हैं। जैसे हमने कोई बॉक्स बना दिया, बॉक्स का एक सिरा काट दिया जहाँ से प्रकाश आता है, ठीक, यहाँ पर कोई पौधा लगा है तो पहले तो सीधा जाएगा, जब बड़ा होगा तो प्रकाश की दिशा में जाएगा, क्योंकि इधर से जो प्रकाश आता है तो वो प्रकाश की दिशा में ही ग्रोथ करेगा। ठीक, ये होता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक, इसमें लिखो अनुकूलन में वातावरण में स्थायी परिवर्तन होने पर, वातावरण में स्थायी परिवर्तन होने पर जीवधारी इनके अनुसार अपनी रचना और स्वभाव बदल लेते हैं, अपनी रचना और स्वभाव बदल लेते हैं।
इसे ही अनुकूलन कहते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्पकालीन अनुकूलन। अल्पकालीन अनुकूलन अब अल्पकालीन अनुकूलन हेडिंग डाल के लिखना है। ये अनुकूलन अस्थाई होते हैं, अस्थाई लिखना है, अस्थाई। अस्थाई मतलब टेम्पररी, कुछ समय के लिए। ये अनुकूलन अस्थाई होते हैं तथा वंशागत नहीं होते हैं, तथा वंशागत नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे में लिख लेना, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, इन दोनों के चित्र भी बनाना है। बुक्स में दिए हैं तो आप बुक्स से चित्र बना लेंगे। ठीक, उदाहरण में दोनों लिखना है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, अब दूसरा नंबर डालो, दीर्घकालीन अनुकूलन। दीर्घकालीन अनुकूलन देखो, ये स्थायी तथा वंशागत होते हैं, ये स्थायी तथा वंशागत होते हैं, जिनके कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, जैसे विभिन्न पक्षियों में नखर, विभिन्न पक्षियों में नखर। अब नखर क्या कहलाते हैं? पंजे। कोष्ठक में डाल लेना पंजे, कौमा चोंच, कौमा चोंच। पक्षियों की चोंच में जो दीर्घकालीन अनुकूलन होता है, क्योंकि अगर आप देख लेंगे कि तोता की जो चोंच होती है वो सभी तोतों में क्या होती है? एक सी होती है। ठीक, ये जेनेटिक होते हैं, वंशागत होते हैं। पंजे जो होते हैं सभी तोतों को एक से मिलेंगे, और अगर अदर देखा जाए, अदर पक्षियों, उनमें सभी में एक जैसे मिलेंगे। ठीक, तो ये दीर्घकालीन अनुकूलन में आता है। बस इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है। अब जो आगे जो टॉपिक आता है, एक कोश की जीव अमीबा। ठीक, इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम एक कोश की जीव अमीबा और पैरामीशियम, दो प्रकार के एक कोश की जीवों का अध्ययन करेंगे। उनका आवास, ठीक, उनकी संरचना, प्रजनन, मतलब जितनी भी वो क्रियाएं करते हैं सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये हमने पिछले साल भी बता दिया था कि जो अमीबा होता है उसको किस जगत में रखा? प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक, अब अमीबा जो होता है और पैरामीशियम, ये दोनों क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसकी एक टेबल बना लेनी होगी। ठीक, जिसमें अमीबा का विवरण दिया होगा कि इसको किस जगत में रखा है, किस संघ में रखा है, किस वर्ग में रखा है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो
द्विनाम पद्धति के अनुसार सभी जीवों को एक उनके लक्षणों के आधार पर वंश और जाति के आधार पर उनको वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो जो अमीबा है, अमीबा का हम विवरण देखेंगे। सबसे पहले जगत, जिसको किंगडम बोलते हैं, तो जगत तो प्रोटिस्टा होता है। ठीक, अमीबा को प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद संघ, से फाइलम बोलते हैं, प्रोटोजोआ में रखा गया है। अगर कोई पूछे कि अमीबा किस संघ में रखा गया, तो प्रोटोजोआ में। किस जगत में रखा गया, तो प्रोटिस्टा। मेन दोनों यही होते हैं। फिर लास्ट में गण और श्रेणी भी होते हैं। बाकी ये तीन है, ये उतने ज़्यादा मेन नहीं होते, यही या तो ऊपर के दो या नीचे के दो पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको लिखना सब है, लेकिन हमको ज़्यादातर याद, क्योंकि सभी जीवों का ऐसा ही विवरण दिया है, तो सभी जीवों को याद रखना बहुत कठिन होता है। तो जो हम मेन है हम उनको याद करेंगे, जगत, संघ, गण और श्रेणी। ठीक, ऊपर के दो और नीचे के दो, यही मुख्य रूप से आते हैं। कभी कभी वर्ग आ जाता है क्लास, लेकिन ये रेयर ही होता है, कम ही आता है। तो ऊपर के दो या नीचे के दो पूछे जाते हैं एक नंबर में। ठीक, तो गण क्या होता है, अमीबाइडा, और श्रेणी अमीबा। ठीक, तो हमको ये चार याद रखना है, लिखना आपको सब है, और लिखना ऐसा ही है तिरछे में, क्योंकि ये द्विनाम पद्धति में जो बुक्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय द्विनाम पद्धतिकरण के अनुसार जितने भी जीवों के नाम रखे गए हैं, जिस बुक में रखे गए हैं, ठीक, ये एक प्रोसेस होती है, प्रकार होता है, इसी प्रकार रखे गए हैं, थोड़ा तिरछा, और लिखा भी जाता है। जैसे किसी का हमको जीव वैज्ञानिक नाम भी लिखना है, तो वो भी हम तिरछे ही लिखे जाते हैं। अगर हम तो तिरछा लिखते नहीं बनता है, तो उसके नीचे लाइन लगा देते हैं उस नाम के नीचे। ठीक, तो ये एक तरीका होता है लिखने का, जिससे देखकर ही हम पहचान सकते हैं किसी भी जीव का जीव वैज्ञानिक नाम है या उसका विवरण है। ठीक, तो इतना आपको लिख लेना, ऊपर के दो और नीचे के दो याद कर लेना। ठीक, अब इसके बाद आगे जो हेडिंग आती है नामकरण। ठीक, नामकरण में लिखना है अमीबा की खोज, अमीबा की खोज, रसेल वान रोसेनहाफ, रसेल वान रोसेनहाफ ने की। उन्होंने इसे लघु प्रोटियस का नाम दिया। उन्होंने इसे लघु प्रोटियस, उन्होंने इसे लघु प्रोटियस का नाम दिया। लघु का मतलब होता है अत्यंत छोटा, लघु प्रोटियस का नाम दिया। ठीक, तो जो अमीबा की सबसे पहले जो खोज या अमीबा देखा था, रसेल वान रोसेनहाफ ने देखा था, और उन्होंने इसे लघु प्रोटियस। अब प्रोटियस क्या है, देखो जो अमीबा का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो अमीबा प्रोटियस। अमीबा भी कई प्रकार के होते हैं, अमीबा में कई जातियां होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है वो अमीबा प्रोटियस का ही हुआ है। ठीक, और जो हम स्ट्रक्चर बुक्स में देखते हैं वो अमीबा प्रोटियस का ही स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा अमीबा प्रोटियस की प्रजाति ही पाई जाती है। और भी अमीबा की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अमीबा प्रोटियस की जो प्रजाति होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसी पर सबसे ज़्यादा परीक्षण हुए हैं, या प्रयोगशाला में जितने भी प्रयोग हुए हैं अमीबा प्रोटियस पर ही हुए हैं, इसलिए हम अमीबा प्रोटियस को ही पढ़ते हैं। ठीक, वैसे अमीबा अगर आप देखना चाहो तो अमीबा हम देख सकते हैं तालाबों में, गड्ढों में जो पानी भरा होता है, अगर उसका हम एक बूंद पानी भी लाएं और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो सैकड़ों अमीबा हमको दिख जाएंगे। ठीक, तो अमीबा को देखना कोई ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, कहीं भी मिल जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद आगे लिखना है
अमीबा की कई जातियां, अमीबा की कई जातियां ज्ञात है। अमीबा की कई जातियां ज्ञात है। लेकिन अमीबा प्रोटियस सबसे अधिक पाई जाती है। अमीबा प्रोटियस सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी अन्य जातियां रेडियोसा, डिस्काइडिस, एक और होती है बैरुकोसा, ठीक, रेडियोसा, डिस्काइडिस, बैरुकोसा तथा अमीबा प्रोटियस है। मतलब अमीबा प्रोटियस आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। अमीबा प्रोटियस के अलावा ये 3 प्रकार की जातियां और होती हैं अमीबा की, ठीक। और इन सब में सबसे ज़्यादा पाई जाती है अमीबा प्रोटियस की प्रजाति, ठीक। अब आगे लिखना है इन सब में अमीबा प्रोटियस का अध्ययन सबसे अधिक हुआ है, ठीक। तो 3 प्रकार की और प्रजातियां पाई जाती हैं अमीबा प्रोटियस के अतिरिक्त, लेकिन अमीबा को हम मेनली पढ़ते हैं क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है स्वभाव एवं आवास। स्वभाव एवं आवास, ठीक। स्वभाव एवं आवास, ठीक। अब स्वभाव एवं आवास में क्या होता है, इसका स्वभाव कैसा होता है। देखो अमीबा प्रोटियस जो होता है अति संवेदनशील होता है, ठीक। वातावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता दर्शाता है, ठीक। आवास में क्या होता है, पाया कहाँ जाता है, तालाबों में, नम जगहों में, मतलब अलबड़ी जल, लबड़ी जल नहीं होना चाहिए, अलबड़ी जल में पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां लबड़ी जल में भी पाई जाती हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसका स्वभाव लिखेंगे, फिर इसका आवास लिखेंगे, ठीक। अमीबा की विभिन्न जातियां समुद्र अलबड़ीय जल या गीली मिट्टी में पाई जाती हैं, अमीबा प्रोटियस संपूर्ण संसार में तालाबों, झीलों, नालों तथा जल के सतह की काई एवं जल के कीचड़ में निरंतर धीरे धीरे रेंगता है,
एवं जल के कीचड़ में निरंतर धीरे धीरे रेंगता है और शैवाल जीवाणुओं का भक्षण करता है और शैवाल जीवाणुओं का भक्षण करता है। अमीबा विभिन्न उद्दीपनों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करता है तथा सामान्य द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक, तो विभिन्न जो उद्दीपन होते हैं हमने बताया था, इन सभी को वो प्रतिक्रिया करता है और द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। मतलब 2 खंडों में टूटता है तब उसका प्रजनन होता है, जब वो 2 खंडों में टूटता है। वो आगे हम बताएंगे विस्तार से प्रजनन किस प्रकार करता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट होता है अमीबा का संवर्धन। अमीबा का संवर्धन। ठीक, अब संवर्धन क्या कहलाता है। ठीक, तो देखो संवर्धन का मतलब होता है प्रयोगशाला में यूज के लिए रखना, क्योंकि प्रयोगशाला में अमीबा को देखने के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बाहर से रिजल्ट तो लाने नहीं जा सकते, इसलिए अमीबा को संवर्धित करके प्रयोगशालाओं में ही रखा जाता है। ठीक, इसके लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आसुत जल, जो उबला हुआ जल होता है उसको ठंडा करके किसी बर्तन में रख देते हैं। ठीक, और जो केले पत्तियाँ वगैरह होती हैं उनको भी डाल देते हैं, उबाल के केले के छिलके, उबले हुए केले के छिलके डाल देते हैं और कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम, बाहर से कहीं पर सड़ी गली जो घास फूस पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो लाते हैं और उसी बर्तन में डाल देते हैं। तो 5 से 7 दिन के अंदर क्या होता है, उसमें जो सड़ी गली पत्तियाँ हम बाहर से लाते हैं उसमें अमीबा होते हैं। ठीक, और जब हम उसको उस बर्तन में डालते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर बहुत सारे अमीबा हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रजनन होता है तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पूरे बर्तन में हमको अमीबा ही अमीबा दिखाई देते हैं। तो इसके लिए साधारण सा काम तो हम ये कर सकते हैं, जैसे हमको उबला हुआ पानी नहीं लेना है तो हम सिंपल पानी लेंगे और नदी या तालाब या पोखरों के आसपास जाएंगे और सड़ी गली पत्तियां या काई आई वगैरह होगी तो वो ला के उस बर्तन में डाल देंगे। ठीक, और 5 से 7 दिन में जब देखेंगे तो अमीबा की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अमीबा ही अमीबा दिखाई देते हैं। ठीक, और इसको हम रखे रहते हैं, प्रयोगशाला में रख लेते हैं देखने के लिए। ठीक, तो सिंपल सी प्रोसेस होती है, लिखना है इसमें प्रयोगशाला अध्ययन के लिए अमीबा का संवर्धन किया जा सकता है। अमीबा का संवर्धन किया जा सकता है। इसके लिए आसुत जल में कुछ साफ पत्तियां, आसुत जल क्या होता है, उबला हुआ जल। आसुत जल में कुछ साफ पत्तियां, घास, गेहूं के दाने, गेहूं के दाने या केले के छिलके उबालकर किसी खुले बर्तन में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। किसी खुले बर्तन में
2-3 दिन के लिए रख देते हैं। दो तीन दिन के लिए रख देते हैं, जिससे बर्तन के जल में असंख्य बैक्टीरिया पनप जाते हैं। जिससे बर्तन के जल में असंख्य बैक्टीरिया पनप जाते हैं। अब बैक्टीरिया क्यों पनप जाते हैं या बैक्टीरियों का उसमें पनपना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम केले के छिलके, घास, पत्तियाँ और गेहूँ डालते हैं और बर्तन को खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत से बैक्टीरिया गिर जाते हैं और वहीं पर प्रजनन शुरू कर देते हैं और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अब बैक्टीरिया का ही तो भक्षण करता है अमीबा, ठीक, जो शैवाल या बैक्टीरिया होता है इन्हीं का तो भक्षण करता है, तो उसके पोषण के लिए बैक्टीरिया का होना जरूरी होता है, इसलिए पहले बैक्टीरिया को पनपाया जाता है उसमें। ठीक, आगे लिखो। फिर किसी तालाब या पोखर से, फिर किसी तालाब या पोखर से सड़ी हुई पत्तियां लाकर, सड़ी हुई पत्तियां लाकर इन्हें थोड़ा धो लेते हैं, इन्हें थोड़ा धो लेते हैं और बर्तन में डाल देते हैं, और बर्तन में डाल देते हैं। 5 से 7 दिनों में ही बर्तन के जल में असंख्य बैक्टीरिया, 5 से 7 दिनों में ही बर्तन के जल में असंख्य अमीबी बन जाती हैं, असंख्य अमीबी बन जाती हैं, बैक्टीरिया नहीं लिखना, असंख्य अमीबी बन जाती हैं। ठीक, असंख्य अमीबी बन जाती हैं। ठीक, अब जब असंख्य अमीबी बन जाती हैं, बस लिखना इतना ही है, तो क्या करते हैं, एक ड्रॉपर लेते हैं, ड्रॉपर, उसमें उस जल को भरते हैं और स्लाइड पर, कांच की एक स्लाइड होती है उस पर रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है संरचना, या जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अमीबा की संरचना क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अमीबा की जो संरचना या स्ट्रक्चर है उसको पहले आपको किताब से घर पे पढ़ना है, फिर कल हम इसको विस्तार या डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना हेडिंग डाल के अमीबा का चित्र बनाना है। ठीक, और उसके जो अंग होते हैं, कौन कौन से अंग उसके अंदर पाए जाते हैं, ये सब लिखना है, अध्ययन करना है, फिर इसके बाद हम कल बताएंगे। ठीक।